हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में। गाइस, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की चैप्टर की सीरीज में हम हमारे लास्ट लेक्चर पर पहुंच गए हैं, ठीक है। और इस लास्ट लेक्चर में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अच्छा एक्सपेरिमेंट है डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमें क्या बताता है बच्चों? दिस एक्सपेरिमेंट ऑलवेज proves about experimentally proves about the wave nature of particle। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा था। डी ब्रॉगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस आपने पढ़ रखा होगा। डी ब्रॉगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस क्या बताता है बच्चों कि कोई भी जो मैटर पार्टिकल होता है उसके साथ में कुछ ना कुछ वेवलेंथ की वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स। और उस वेव की वेवलेंथ जो है वो भी डी ब्रॉगली ने हमें एक्सपेरिमेंट ड्राइव करके दी थी, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mv। तो ये जो डी ब्रॉगली की डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस थी ये थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन था गाइस। क्या था? थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन था, मतलब थ्योरी ऑन पेपर हाइपोथेसिस थी। डी ब्रॉगली की जो ये हाइपोथेसिस थी रिगार्डिंग द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, किसी भी मैटर पार्टिकल की का वेव नेचर शो होता है, ये जो उसने थ्योरी दी थी ये ऑन पेपर थ्योरी थी, इसको प्रूव नहीं किया गया था। बट फिजिक्स के अंदर जब हम चीजें पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा उसको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रूव करना बहुत जरूरी होता है, तभी वो चीज जो है वो प्रूव मानी जाती है। तो थ्योरेटिकली तो डी ब्रॉगली ने इस चीज को प्रूव कर दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज का प्रूव होना अभी भी बाकी था। क्लियर है क्या कि हर मैटर पार्टिकल का, एक मूविंग मैटर पार्टिकल के पास में कुछ ना कुछ वेवलेंथ की वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ होना अभी बाकी था। क्लियर है? तो इस चीज को प्रैक्टिकल प्रूफ होना अभी बाकी था। तो इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ किसने किया? डेविएशन एंड जर्मर ने अपने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। देखिए बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी बना रखा है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या है? देखिए डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि क्या बताता है? एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप इलेक्ट्रॉन की जगह कोई मैटर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जो है वो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंटली। इस वजह से यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को लिखा है। तो देयरफॉर इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर गाइस? ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा बच्चों। देख लीजिए आप, देखिए इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इसको समझिएगा। सबसे पहले 3 मेन पार्ट्स होंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा इसको मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन गन। जब हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इससे, तो इसका सबसे पहला जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो होता है वो ये पूरा सेटअप है। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो किससे मिलकर के बनता है? टंगस्टन फिलामेंट से। टंगस्टन फिलामेंट आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग फिलामेंट भी बोलते हैं इसको। टंगस्टन फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बनता है। इस टंगस्टन फिलामेंट को एक पर्टिकुलर बैटरी से क्या किया गया है? अटैच किया गया है, और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा हुआ है इसके, ठीक है, करंट को या रेजोनेंस को रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? इस बैटरी से हम क्या करते हैं? इस टंगस्टन फिलामेंट को हीट अप करते हैं। जब इस टंगस्टन फिलामेंट को सफिशिएंटली हीट करते हैं तो इस टंगस्टन फिलामेंट से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है किस प्रोसेस के थ्रू? थर्म आयनिक इमिशन के थ्रू। गाइस, किसके थ्रू? थर्म आयनिक इमिशन के थ्रू। थर्म आयनिक इमिशन हमने पढ़ रखा है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में वेरी फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इमिशन के 3 प्रोसेस होते हैं, थर्म आयनिक इमिशन, फील्ड इमिशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है टंगस्टन फिलामेंट से, वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? थर्म आयनिक इमिशन के थ्रू होगा। जब हम इस फिलामेंट को सफिशिएंटली हीट करते हैं इस पर्टिकुलर बैटरी के थ्रू, तो उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इमिट हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद यहाँ पर हमने देखिए 2, ठीक है, नैरो स्लिट्स या प्लेट्स लगा रखी हैं, जिसको हमने एक अदर हाई पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। और ये प्लेट जो है ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। ये एक अदर बैटरी है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये एक अदर बैटरी है जो कि नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया? कैथोड। क्लियर है? ये दोनों प्लेट्स पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? कैथोड।
और ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पर 2 स्लिट्स और लगा रखी है और इनको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। देयरफॉर मैंने इन दोनों प्लेट्स को क्या नाम दिया है, एनोड। इन दोनों पर किस तरह का चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये सेटअप यहाँ क्यों यूज किया जाता है, ये सेटअप इसलिए यूज किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है टंगस्टन फिलामेंट से, वो एक बिल्कुल कॉलीमेटेड बीम की फॉर्म में आगे ट्रेवल करे। कैसे ट्रेवल करे, एकदम कॉलीमेटेड, स्ट्रेट कॉलीमेटेड बीम की फॉर्म में ट्रेवल करे। कैसे करेगा गाइस, देखिए इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो वो अपने आप में किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट से भी रिपेल होगा, इस नेगेटिव प्लेट से भी रिपेल होगा, इक्वल रिपेल होगा, तो एकदम स्ट्रेट चलेगा। फिर आगे जाने के बाद में यहाँ पर एनोड प्लेट से दोनों पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इक्वल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको इक्वली अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगेन क्या होगा, अपने पास से डाइवर्ट नहीं होगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो फॉलो करता हुआ आगे जाकर के स्ट्राइक कर जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो 2 प्लेट्स लगा रखी हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कॉलीमेटेड बीम की फॉर्म में लाने के लिए लगा रखी होती है। क्लियर है। उसके बाद में तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा गाइस। इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गन, ध्यान रखिएगा। सेकंड पार्ट जो आता है हमारा, वो ये आता है निकल क्रिस्टल। यहाँ पर एक निकल का क्रिस्टल रखा हुआ है, निकल का क्रिस्टल रखा हुआ है। क्लियर। इस निकल क्रिस्टल से ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये आकर के इस निकल क्रिस्टल पे टकरा पाए। क्लियर है। निकल क्रिस्टल क्यों रखा गया है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखिएगा। निकल क्रिस्टल इस वजह से रखा गया है यहाँ पर क्योंकि निकल क्रिस्टल ही एक ऐसा क्रिस्टल है जो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, डिफ्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। डिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस, डिफ्रैक्शन ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन आकर के टकरा करके वापस क्या हो जाए, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाए, मतलब फैल जाए। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम यहाँ पर निकल क्रिस्टल को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि निकल क्रिस्टल के जो 2 एटम्स होते हैं, इन दोनों एटम्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो कुछ 0.91 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है। 2 एटम्स, 2 नेबरिंग एटम्स या नियर बाय एटम्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है। क्लियर है। इट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी किसकी, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसलिए हम यहाँ पर निकल क्रिस्टल ले रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई दूसरा क्रिस्टल हम यहाँ लेते हैं तो इनके एटम्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो इससे बड़ा होता है। क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे टकरा के वापस नहीं आ पाएगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच से क्या हो जाए, पास हो जाए, तो आपको डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा वहां पर। इस वजह से, इस कारण से हम यहाँ पर जो क्रिस्टल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, निकल का क्रिस्टल यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि निकल के 2 नेबरिंग एटम्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो नेसेसरी होता है फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इतना कम सेपरेशन है कि इलेक्ट्रॉन इनके बीच से पास नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो किसी ना किसी एक एटम से जरूर टकराएगा। इस वजह से हम यहाँ पर निकल क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये जो सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा निकल क्रिस्टल। और थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पर ये होगा बच्चों, क्या होगा, डिटेक्टर। इसको बोलेंगे डिटेक्टर। डिटेक्टर एक तरह का कलेक्टर है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ से स्कैटर्ड होने वाले या डिफ्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। और वो हमें क्या बता रहा है, इंटेंसिटी ऑफ कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी के बारे में बताएगा हमें। इंटेंसिटी क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। लाइट के केस में इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड पर सेकंड। क्लियर है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कलेक्ट करेगा तो ये आपको, इसके पर कुछ मीटर लगा होता है तो उस मीटर के थ्रू ये आपको क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि ठीक है। अच्छा, इस डिटेक्टर को जो है इस स्केल पर क्या कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप डॉटेड पार्ट, इस पर मतलब ये डिफरेंट एंगल्स पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। मतलब क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्कैटर्ड होगा तो हर पॉइंट पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे। तो किस पर्टिकुलर एंगल पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हमें मिलती है, ठीक है, उस जगह पर हमें क्या करेंगे, हम हमारा डिटेक्टर जो है वो प्लेस करेंगे। और वहां पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने के लिए डिटेक्टर को इस, ठीक है, स्लाइड पर क्या किया जा सकता है, फ्रीली मूव किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर या आयनाइजेशन चेंबर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आयनाइजेशन चेंबर भी होता है। आयनाइजेशन चेंबर। क्लियर है। ये गैसेस को क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। क्लियर है। इसके अंदर कुछ गैस भरी होती है, CO2 या फिर SO2, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। उस गैसेस के साथ में जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो गैस पार्टिकल्स को ये आयनाइज कर देते हैं, जिससे आयनाइजेशन करंट जो है वो जनरेट होती है। यहाँ पर आगे जाकर अगर हम देखें तो एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं और वो गैल्वेनोमीटर आपको क्या देगा, एक करंट देगा। क्या देगा, करंट की वैल्यू देगा। तो जितनी ज्यादा गैल्वेनोमीटर की वैल्यू आएगी मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी।
क्लियर है? तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो जाता है किसका गाइस? डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। वर्किंग कैसे करता है उसकी बात हम आगे करेंगे। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया है तो जल्दी से इसको नोट करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने दो एंगल्स बना रखे हैं, ये भी इसकी बात कर लेते हैं। फाइव जो एंगल है वो क्या है? स्कैटरिंग एंगल है। फाइव क्या कहलाता है यहाँ पर? स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, और ये टकरा के जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन या डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन। दोनों ही बोल सकते हो आप, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो एंगल बिटवीन स्कैटर्ड एंड डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहलाएगा स्कैटरिंग एंगल बच्चों। क्लियर है? दूसरी चीज ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड निकल प्लेन ऑफ निकल क्रिस्टल। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और प्लेन ऑफ निकल क्रिस्टल के बीच का एंगल देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो एंगल है, क्लियर, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। क्लियर है? क्या? ग्लांसिंग एंगल। ओके, तो ये दो एंगल्स यहाँ बनते हैं, पहला स्कैटरिंग एंगल, दूसरा ग्लांसिंग एंगल। क्लियर है? आप इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर है? तो मैं आगे आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। ओके, इसको नोट करें बच्चों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया डेविएशन एंड जर्मर का, उसको समझ भी लिया होगा कि उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को थर्मोआयनिक इमिशन के थ्रू इजेक्ट करवाया जाता है। सेकंड पार्ट इज व्हाट? निकल क्रिस्टल, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टकरा करके स्कैटर्ड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। और तीसरा पार्ट हो जाएगा उसका डिटेक्टर या आयनाइजेशन चैम्बर, जो डिफरेंट डिफरेंट पाई स्कैटरिंग एंगल्स पर क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको मेजर करता है। क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। पहला पॉइंट आ रहा है, देखिए इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय थर्मोआयनिक इमिशन इज अलाउड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा उसके बारे में समझ में आया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कैसे प्रोड्यूस करवाई जाती है? थर्मोआयनिक इमिशन के थ्रू प्रोड्यूस करवाई जाती है, और किस पे गिराई जाती है? निकल क्रिस्टल पर। दूसरी चीज, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड बाय एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज फाउंड बाय द यूज ऑफ डिटेक्टर। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाता है, और उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी है वो किसके थ्रू मेजर की जाती है या फाउंड की जाती है? बाय थ्रू द डिटेक्टर। क्लियर है? ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट एंगल्स। 5 अलग अलग एंगल्स पर। मैंने बताया था आपको कि फ्री है, डिटेक्टर जो है वो मूव करने के लिए फ्री है, तो अलग अलग एंगल्स पर हम क्या करते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय वराइंग द वोल्टेज बिटवीन 44 टू 68 वोल्ट। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये कि डिटेक्टर को अलग अलग डायरेक्शंस पर मूव करवाने के साथ साथ हम जो बैटरी का पोटेंशियल है, जो टंगस्टन फिलामेंट जिस बैटरी से हमने अटैच कर रखा है, उस बैटरी का पोटेंशियल भी रेगुलरली क्या करते हैं? वेरी करते हैं। और वेरी कर करके हम एक कॉम्बिनेशन निकालते हैं कि किस एक्सेलरेटेड पोटेंशियल और उस पोटेंशियल पर कौन से पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलती है, वो हम हमारे रिजल्ट में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। मतलब बैटरी का वोल्टेज भी लगातार वेरी करते हैं, और साथ साथ ठीक है डिटेक्टर का जो स्कैटरिंग एंगल है उसको भी वेरी करते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी जो है वो हमें कहां पर मिल रही है। और जो पोटेंशियल को वेरी करने की जो रेंज है बच्चों, वो है 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। ठीक है ना, 44 वोल्ट से लगा करके 68 वोल्ट के बीच में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को वेरी करवाया जाता है, क्योंकि हमने ये भी देख रखा है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अलग अलग पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो दो चीजें वेरी करवाई जाती है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एक कौन? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और पर्टिकुलर पोटेंशियल पर अलग अलग डिफ्रैक्शन एंगल या स्कैटरिंग एंगल पर हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी को चेक करते हैं। क्लियर है? उसमें से एट 54 वोल्ट्स द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई एंड स्कैटरिंग एंगल फाई इज ऑफ द टाइप। 54 वोल्ट पर जब हम लेते हैं, क्लियर, तो आप देखते हैं हमारा जो बेस्ट रिजल्ट रहेगा वो आपको याद रखना है। यहाँ पर 54 वोल्ट तो रहेगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और 50 डिग्री होगा स्कैटरिंग एंगल। मतलब जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ रखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में? 54 वोल्ट्स पर। और डिफ्रैक्शन डिटेक्टर को हम कहाँ रखते हैं? 50 डिग्री एंगल पर। उस केस में हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम फाउंड होती है। क्या फाउंड होती है? मैक्सिमम। ये हमारा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होगा बच्चों।
54 एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल। क्लियर है? तो जब यहाँ इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर आएगा लगभग 50 डिग्री। आप देख रहे हैं 50 डिग्री एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल स्कैटरिंग एंगल होगा और 54 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। मतलब इसके आगे और इसके पीछे जो है इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। और ये जो ग्राफिकल पैटर्न आया, ये पैटर्न जो है वो कुछ एक्सरे डिफ्रैक्शन के सिमिलर आता है हमारे पास। कैसा आता है? एक्सरे को जब आप पढ़ते हैं, हालांकि बोर्ड के सिलेबस में एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं है, लेकिन जब जेईई और नीट के लिए हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आता है, तो उसकी नॉलेज थोड़ी सी हमें वहां पर लेनी पड़ती है। एक्सरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है ये उसकी तरह का ग्राफ मिलता है हमें। क्लियर है? उसके बाद में क्या कह रहा है, इंटेंसिटी इज फाउंड टू बी मैक्सिमम फॉर 550 डिग्री एंगल एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज 54 वोल्ट। मतलब 54 वोल्ट पोटेंशियल और 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल पर जो इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी है बच्चों वो मैक्सिमम फाउंड होती है। ये रिजल्ट आपको बस याद रखना है इसके अंदर। क्लियर है? और जो हमारी आगे की फर्दर कैलकुलेशन होंगी वो इसी रिजल्ट पर होंगी। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखा गया कि अलग अलग पोटेंशियल्स पर, सेवरल पोटेंशियल्स पर और सेवरल स्कैटरिंग एंगल्स पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को मेजर किया गया, लेकिन उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास में मिला है वो कितने पर मिला है बच्चों? 54 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल पर। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर है? तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास में, इसको हमने नोट करके रख लिया और अब जो फर्दर आगे कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं वो इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे होती है। क्लियर है? और इसी के साथ साथ लास्ट में हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो डीप लॉग इन हाइपोथेसिस दी थी और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू जो वेवलेंथ हम निकालेंगे और उस हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ हम निकालेंगे वो दोनों वेवलेंथ जो है वो लगभग सिमिलर आती है। इस वजह से डी ब्रॉगली की डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस को वेरीफाइड कर दिया गया। ठीक है? तो उसको हमें करना अभी बाकी है, आप इसको नोट कीजिए, मैं आगे फर्दर कैलकुलेशन बताता हूं आपको। चलिए स्टूडेंट्स, तो जो देखिए डेविएशन जर्मल एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू जो रिजल्ट्स हमारे पास में आए थे, उन रिजल्ट्स को हमने क्या क्या यूज किया, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द वेवलेंथ ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन के लिए। जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, उन रिजल्ट्स को यूज किया। कैसे यूज किया? सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप का फिगर था उसके अंदर जो तीन एंगल्स बन रहे थे हमारे पास, फाई जो मिडिल एंगल था, स्कैटरिंग एंगल, उसके आसपास के जो दो एंगल थे वो कौन से थे? ग्लांसिंग एंगल। अगर हम उन तीनों एंगल्स को सम करते हैं तो उन तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना मिलता है हमें? 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2 थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। फाई जो स्कैटरिंग एंगल था, मैंने क्या कहा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेना है हमें, तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट किस स्कैटरिंग एंगल पर मिल रहा था बच्चों? 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल पर मिल रहा था। तो ये स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल पर मिल रहा था, तो इसको हमने नोट करके रख लिया। उसके बाद 2 थीटा प्लस 50 इसको यहाँ पुट किया प्लस 180, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 65 डिग्री, विच इज व्हाट? ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 65 डिग्री। और मैंने आपको ये कहा था कि जो ग्राफ हमें मिला वो किस तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो कर रहा था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो कर रहा था बच्चों। किस डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो कर रहा था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है उस एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड की जाती है वो एक इक्वेशन के थ्रू फाइंड की जाती है। आपको ये चीज अभी यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। और वो जो इक्वेशन होती है उसको कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रैग्स इक्वेशन। क्लियर है? वो ब्रैग्स इक्वेशन क्या कहती है? देखिए, बाय ब्रैग्स इक्वेशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो जो एक्सरे सिमिलर डिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? लैम्डा या वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ब्रैग्स इक्वेशन यूज करते हैं। और उस ब्रैग्स इक्वेशन की वैल्यू होती है n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। इसको आप याद रखेंगे बच्चों, n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। ये ब्रैग्स इक्वेशन है जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न या सिमिलर टू एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए यूज की जाती है। n जो है यहाँ पर वो नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न को या नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन को शो करता है। हम यहाँ पर n को 1 लेकर के चलेंगे, फर्स्ट डिफ्रैक्शन के लिए ही वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम n को 1 पुट कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, वेयर d इज व्हाट? d क्या होगा? d जो होगा वो होगा मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल। मिनिमम सेपरेशन ऑफ
ठीक है, 2 एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल जो है वो कितना होता है, हमने बात कर रखी है पहले, 0.91 एंगस्ट्रॉम, विच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन भी होती है। तो बी क्या हो गया 0.91 एंगस्ट्रॉम, और थीटा जो है वो यहाँ पर ग्लांसिंग एंगल होगा, थीटा की वैल्यू हमने 65 डिग्री जो है वो डिटरमाइन कर रखी है। तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा 2 × 0.91 sin 65, sin 65 की वैल्यू मैंने यहाँ ऑलरेडी डिटरमाइन करके रखी हुई है, जो कि कितनी होगी 0.906। अगर आप इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है बच्चों, वो आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देन उसके बाद में वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखिए यहाँ पर ये जो वेवलेंथ आई है इलेक्ट्रॉन की, ये किसके थ्रू आई है, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई है, जो कि डेविसन और जर्मर ने परफॉर्म किया था। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, पूरा इतना लेखा जोखा परफॉर्म करके ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करके लाया, कितनी 1.65 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अब अगर यही वेवलेंथ, इसी इलेक्ट्रॉन, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से डिटरमाइन की जाए, किसके थ्रू डिटरमाइन की जाए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के थ्रू डिटरमाइन की जाए, तो वहां पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन हमने याद लिखा था, याद कीजिए, 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। आई होप आपको याद होगा, हमने सारे चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो डायरेक्ट फाइंड करके रखी थी, और मैंने कहा था पोटेंशियल जो है वो वेरी हो सकता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ले रहे हैं, तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमारा किस पोटेंशियल पर मिला था, 54 वोल्ट पर मिला था बच्चों। किस पर मिला था, 54 वोल्ट पर। देयरफॉर लैम्डा इज 12.27 बाय रूट वी 54। इसको पुट करके जब हम सॉल्व करते हैं, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, तो वैल्यू आती है 1.67 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू क्या आ रही है 1.67 एंगस्ट्रॉम, which is nearly similar to the wavelength which we determined through the experimental demonstration of Davidson and Germer। Davidson and Germer के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू जो हमने डिटरमाइन किया, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ डिटरमाइन की, ये दोनों वेवलेंथ जो है वो लगभग हमारे पास में क्या आती है, सिमिलर आती है। और यही चीज क्या प्रूव करती है, दिस प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब डी ब्रोगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस को उस पर उसकी वेरिफिकेशन की मोहर लगा देती है, उसको वेरीफाई कर देती है कि जो हाइपोथेसिस डी ब्रोगली ने दी है वो हाइपोथेसिस प्रैक्टिकली भी प्रूव होती है बच्चों। क्लियर है। इस वजह से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का वेटेज इतना बढ़ जाता है कि हमें इतना सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए नहीं करना पड़ता। सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, वोल्टेज पुट करेंगे, आपको उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो मैटर पार्टिकल की डिटरमाइन हो जाती है। क्लियर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी अब। क्लियर है। तो ये है आपका पूरा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। आएगा एग्जाम में तो यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है आपको, यही वर्किंग और यही डेमोन्स्ट्रेशन आपको, ठीक है, एग्जाम में भी लिखना है बच्चों। फुल मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल हमारा बोर्ड पैटर्न से हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं छोड़ी है, कोई, ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर नहीं रखा हुआ है। क्लियर है। इसको पढ़ें, अच्छे से समझें, कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं हमारी ऐप पर। क्लियर है। और दीक्षा क्लासेस, सॉरी सिग्मा क्लासेस के साथ में, जोधपुर के साथ में अपना प्यार इसी तरह से बना के रखिए, साथ ही साथ मेरे साथ में अपना विश्वास बना के रखिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने जाएंगे गाइस, वो इसी सीक्वेंस में होगा, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रहा हूं इस पर, ठीक है। तब तक आप इसको रीड आउट करें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, ओके, नमस्ते, गुड नाइट।